नमस्कार दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को बताना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है यूपीएसआई 2021 में कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट की है। आइए हम जानते हैं कि हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस शिफ्ट में। प्रश्न नंबर पहला है, काव्य रीति के कितने भेद हैं। तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काव्य रीति के 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, जल, प्राण, पुत्र इनमें से किस शब्द के अनेकार्थी हैं। यानी कि जल, प्राण और पुत्र का हमसे अनेकार्थी शब्द पूछा है कि ये सब किसके अनेकार्थी शब्द है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, अगला प्रश्न नंबर 3 है कि हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जो सुदर्शन जी हैं वो हार की जीत कहानी के कहानीकार है। आप ये भी देख सकते हैं कि सुदर्शन जी ने एक कहानी लिखी जिसका नाम है हार की जीत। फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो हमारा नींद है वो एक संज्ञा है, ठीक। रोग भी एक संज्ञा है, सफाई भी एक संज्ञा है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट कौन क्या है, एक सर्वनाम है। बाकी जो हमारे 3 ऑप्शन है वो हमारे संज्ञा थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। यानी कि विशेषण का जो लिंग है वो किसके अनुसार होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। इसको याद रखिएगा। जिस क्वेश्चन को मैं बोल दूं कि ये इम्पॉर्टेंट है उसको ज़रूर से आप नोट्स में लिख सकते हैं या फिर उसे कॉपी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मधुशाला के लेखक कौन है। तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है हमारा। जो मधुशाला के लेखक हैं वो है हरिवंश राय बच्चन। ये क्वेश्चन ज़्यादातर सभी लोगों को पता होगा, लेकिन ये हमारी यूपीएसआई पहले दिन का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का, जो कि 12 नवंबर को हुआ था। ये रियल प्रश्न है, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग करते हैं। तो याद रखें, जो भी हमसे बड़ा होता है या आदरणीय होता है उसके लिए हम लोग हमेशा बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 8, इसमें से विभक्त रस का अस्थाई भाव क्या है। विभत्स का अस्थाई भाव होता है हमारा जुगुप्सा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। जुगुप्सा हमारा विभत्स का अस्थाई भाव होता है। फ्रेंड्स, वीडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम। प्रश्न संख्या 9 है, मातृहंता में कौन सा समास है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि माता की हत्या। तो ये हो जाएगा हमारा तत्पुरुष समास। मातृहंता में तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है, मैं खाना खा चुका था, इसमें कौन सा भूतकालिक भेद है। मैं खाना खा चुका था, इसमें पूर्ण भूत है। किसी भी वाक्य के अंत में यदि था मतलब है तो वो भूतकाल होगा ही, लेकिन उससे पहले चुका था, चुकी थे, चुके थे, या फिर या थे, ई थे, ये थे, तो वो हमेशा पूर्ण भूतकाल होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। विद्या वाचस्पति, ये हमारा शुद्ध शब्द है। विद्या वाचस्पति कैसे लिखा है इसे ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। आप सभी को पता है कि ये जो हमारा छ है एक संयुक्त वर्ण है, जो कि आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। तो इसीलिए जो हमारा छ है उसको क के बाद ही रखा जाता है।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क के बाद 6 वर्ण आता है। अगला प्रश्न है हमारा, सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा विकसित हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि जो हमारी राजस्थानी है और गुजराती है, ये दोनों सौरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई भाषा है। अगला प्रश्न है, इनमें से धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, यानी कि इस धड़ाक में कौन सा प्रत्यय, तो अंत में आ रहा है कि आक, यानी इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा धड़ धन आक। तो जो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, धड़ाक में आक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। ठीक, यानी कि ये जो हमारा पढ़ाई है ये भी एक क्रिया है, लड़ाई भी एक क्रिया है और कमाई भी एक क्रिया है, लेकिन जो हमारी भलाई है वो क्रिया नहीं है, ये एक भाववाचक संज्ञा यानी विशेषण एक तरीके से मान लीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बाकी सब क्रिया है। अगला प्रश्न है कि जो बहुत मंद गति से कार्य करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो हम लोग बोलते हैं मंथर। जो भी वो धीरे धीरे कार्य करते हैं तो उसे बोला जाता है। अगला प्रश्न है, द्विज का अनेकार्थी क्या है, तो द्विज का जो अनेकार्थी है वो है दांत, द्विज का अनेकार्थी दांत है। इनमें से घोटक शब्द क्या है, घोटक एक तत्सम है, घोटक क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, घोड़ा। घोटक का तत्सम तद्भव होता है घोड़ा, और जो घोटक है वो हमारा तत्सम शब्द है। आगे देखते हैं, हमसे पूछा है कि अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अस्त अचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कितना अच्छा है ये शब्द। कल्पना में आज तक, पैरा को हम दोबारा पढ़ देते हैं। कह रहा, अब न गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूँ, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूँ। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम। इसमें कह रहा है कि तुम बहुत देर तक मतलब सोए थे, अब मैं तुम्हें गीत गाकर जगा रहा हूँ, और मतलब तुम साधना नहीं करते थे, और हमेशा देखिएगा साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, हमेशा कल्पनाओं में उड़ते रहे, कभी भी साधना नहीं की, हमेशा साधना से मतलब दूर हटते रहे। उससे प्रश्न बना कि उपयुक्त काव्यांश में गहरी नींद में सोने का अर्थ है कि बेखबर होना, यानी कि तुम गहरी नींद में सोए थे, तुम्हें किसी चीज़ की पड़ी नहीं हुई थी, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेखबर होना। अगला उसी से प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहाँ नहीं जाने देगा, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा पतन की राह पर। पतन की राह पर वो उन्हें जाने नहीं देंगे। अगला प्रश्न हमारा कि उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है, जो अत्यधिक प्रेरित हैं, या फिर जो बहुत परिश्रमी है, या जो आकाश की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, या फिर जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हमारा कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर नंबर सी इज करेक्ट, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। इसको याद कर लें, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। अल्प आयु में कौन सा प्रत्यय है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्प धन आयु। आप सभी को पता होगा कि जो प्रत्यय है वो हमेशा सब देखिए बाद में लगते हैं, तो ये जो आयु है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रत्यय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है, यानी सामान्य वर्तमान होता है और संभाव्य वर्तमान होता है, लेकिन आसन्न भूत वर्तमान पूछा है तो ये भूत हो गया, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातु कहलाती है, तो साधित सकर्मक धातु। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा हुआ, आप डायरेक्ट इसको एकदम लाइन टू लाइन याद कर लीजिए कि जो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई है वो कौन सी धातु कहलाती है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस प्रश्न को जरूर से याद कर लें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है,
तो उन, ऑप्शन नंबर सी, उन हमारा उर्दू का उपसर्ग नहीं, बाकी खुश कम गैर ये उर्दू का ऑप्शन है। अगला प्रश्न है आजीवन में कौन सा समास है? तो आजीवन में हमारा अव्ययी भाव समास है। किस, अगर उपसर्ग से जुड़ा कोई भी शब्द आ जाए तो वो हमेशा अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत। हम मतलब शायद अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हो या जो भी, लेकिन ये लिख के ले लीजिए जिस क्वेश्चन को हम कह रहे हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है, आप अलग से उस प्रश्न को अपने नोट्स में ज़रूर लिख लें और एक न एक दिन आपको ये प्रश्न ज़रूर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, तब आपको मेरी ये वीडियो याद आएगी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, उदासीन आकार बहुला है हमारी बघेली बोली। बघेली बोली को उदासीन आकार बहुला कहा जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? ये भी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विष्णुपुरिया किस भाषा की मुख्य बोली है? तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज करेक्ट, असमी। ठीक, अगला प्रश्न है इनमें से कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार है? तो अलका सारावगी इसके रचनाकार हैं। कलिकथा बाईपास, ठीक, इम्पॉर्टेंट। कलिकथा बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? अलका सारावगी। अगला प्रश्न देखते हैं पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? मतलब पूछा कि पार्थिव शब्द हम किसे कहते हैं, तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्थिव। अगला प्रश्न है विरोधाभास अलंकार किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो विरोधाभास अलंकार हमारा अर्थालंकार की श्रेणी। फ्रेंड्स ये जो वीडियो है हमारा यूपीएसआई 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो जितने भी हिंदी के 40 प्रश्न पूछे गए थे वो सारे प्रश्न हम आपके लिए लेकर आए हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हम 54 शिफ्ट में सारे क्वेश्चन को वीडियो के थ्रू कराएंगे। मतलब थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग पॉइंट है तो मतलब वीडियो मैं बना नहीं पाती हूँ, मतलब सीखने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इतनी सारी घर की जिम्मेदारियाँ हैं कि बहुत ही कम टाइम निकल पाता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि बने वीडियो। आइए प्रश्न को देखते हैं। कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया था? तो ये हमारा हो जाएगा जिंदगी नामा। इसका सन भी याद कर लीजिएगा। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं। कृष्णा सोबती को ऐसे भी पूछ सकता है कि इनकी रचना ये कौन सी है? तो जिंदगी नामा कृष्णा सोबती की एक रचना है और इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 34, इनमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका तो सबको ही पता है कि झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। द्रुत विलंबित में गणों का क्या क्रम होता है? द्रुत विलंबित में गणों का क्रम होता है नगड़, भगड़ और रगड़। ये हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट। बाकी मतलब जितने भी प्रश्न हम लोग किए उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही वाला प्रश्न है। इसको अपनी कॉपी में ज़रूर लिख लीजिएगा, नोट्स जो भी आप बनाते होंगे। अगला प्रश्न पूछा है उपविराम का चिन्ह कौन सा है? तो जो हमारा उपविराम का चिन्ह है वो है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, बाकी ये जो हमारा है देखिए ये जो है हमारा ना उसका है शीर्षक वाला है, शीर्षक चिन्ह के लिए और उपविराम के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आगे वीडियो में बढ़ते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? तो व्योम जो है वो आकाश का पर्यायवाची शब्द है। अगला सेकेंड लास्ट प्रश्न हमारा विखंडनवाद का सिद्धांत किसने दिया था? ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विखंडनवाद का जो सिद्धांत है वो दिए थे देरिदा ने। विखंडनवाद के सिद्धांत को देरिदा ने दिए थे। लास्ट प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो सही आंसर हो जाएगा जटिल। फ्रेंड्स वीडियो में बहुत सारी प्रॉब्लमें हुई हैं तो आई एम सो सॉरी। आप भी थोड़ा सा मतलब सपोर्ट करें जिससे कि मतलब धीरे धीरे सुधार हो सके। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन इतना जल्दी नहीं हो सकता है, धीरे धीरे ही सीखेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।